ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आज यूपी के 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव जारी है, जो सुबह 7 बजे से शुरू हुए और ये प्रक्रिया शाम को 6 बजे समाप्त हो जाएंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आ जाएंगे, लेकिन अपने अपने अंदाज से उनकी आहट भांप कर एनडीए और इंडिया खेमों ने अपने अलग दांव की तैयारियां शुरू की थी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए समूह को पूरी उम्मीद है कि उसे सरकार बनाने लायक बहुमत बहुत आसानी से मिल जाएगी। उसकी लड़ाई सिर्फ अपनी सीटें बढ़ाने की है, जबकि कांग्रेस नेतृत्व वाले विपक्षी इंडिया खेमे को लगता है कि जिस तरह चुनाव में स्थानीय और सामाजिक समीकरण हावी हो रहे हैं, उससे एनडीए बहुमत के आंकड़े से दूर दूर रह जाएगा और तब इंडिया गठबंधन अपने सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाने का दावा कर सकता है। एनडीए और इंडिया से तमाम बाहर के दलों ने भी तमाम चुनावी संभावनाओं को आकलन करते हुए अपनी पैंतरेबाजी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के फायर ब्रांड प्रचारक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषणों में आक्रामकता बढ़ गई है और भाजपा इस चुनाव के शेष चरणों में हिंदुत्व को केंद्रीय मुद्दा बनाने में जुट गई है। मुसलमान पाकिस्तान से लेकर राम मंदिर के मुद्दे भाजपा नेताओं के चुनावी भाषणों में हावी है। वही बता दें, प्रधानमंत्री मोदी लगभग हर सभा में कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लग जाएगा। अब इससे भी आगे उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस सरकार बनने पर राम मंदिर पर बुलडोजर चल जाएगा। कोशिश राम मंदिर को एक बार फिर चुनाव का केंद्रीय मुद्दा बनाकर हिंदू मतदाताओं को अपनी ओर खींचने का है। ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से राजीव मिश्रा जी, कांग्रेस से देवेंद्र तिवारी और सपा से मयंक यादव जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी राजीव जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं कि जिस तरीके से ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी कह रही है कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार आती है तो अब जो राम मंदिर है उस पर बुलडोजर चल जाएगा, ऐसा क्यों लगता है? राजीव जी। जी सबसे पहले नमस्कार। जी राजीव जी। ये हताशा बोलती है, कैसी हताश लोग हताशा? बोलते हैं। कैसी हताशा राजीव जी? राम मंदिर जी। जी जी, कैसी हताशा, किस हताशा की बात कर रहे हैं आप? सबसे पहले ये लोग शुरू से ही आस्था पर चोट करना जानते हैं। सनातन धर्म है, उसके विरोध के लोग हैं। इन लोगों को ये पहले से ही पता होता है कि धर्म के नाम पर बांटकर कैसे सत्ता हासिल करनी है। 1947 के बाद से ही इन्होंने यही कारीगरी की है। भारतीय जनता पार्टी से पहले ये लोग पूछा करते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये सुनिश्चित किया कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और तारीख भी बताएंगे। और भव्य मंदिर आज बन के तैयार हो गया है। तो आज इन लोगों के पेट में बुलबुले फूट रहे हैं। इसलिए भी फूल रहे हैं क्योंकि अगर कोई कह देता है कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में ही बना, अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो शायद ये हमारे आस्था का प्रतीक, हमारे आराध्य श्री राम का मंदिर कभी नहीं बन पाता अयोध्या में। क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं जो कार सड़कों पर गोली चलाने का कार्य किया करते थे। कोठारी बंधुओं को जो शहीद हो गए, उन पर इन लोगों ने बर्बरता की। तो आज इन लोगों को कैसे पच जाएगा कि इस तरह से राम मंदिर का श्रेय मिलना चाहिए। खैर, हम श्रेय नहीं लेते, हम मंदिर बनाने वाले लोग, हम आस्था करने वाले लोग, हम तो श्री राम के अयोध्या हैं, हम उनको चरणों को नमन करते हैं। लेकिन अगर ये कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो बुलडोजर चलाएंगे, इससे बड़ा नकारात्मक का और कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। कितने नकारात्मक लोग हैं ये, इससे साफ साबित हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये तो आपकी सरकार की तरफ से जो सत्ता पक्ष है उनका ही कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो राम मंदिर पर बुलडोजर चल जाएगा। ये सारे दावे तो आप ही कर रहे हैं ना राजीव तो जी? रत्ना जी, मैं सीधी सीधी बात बताऊंगा। ये इन लोगों की मानसिकता है। हम्म। आज तक ये लोग प्रभु श्री राम किसी एक व्यक्ति, किसी एक पार्टी, किसी एक धर्म संप्रदाय के नहीं है। उनका तो जो संदेश है वो मानवता के लिए युगों युगों तक कार्य आएगा। आज तक ये लोग मंदिर में पांव रखने नहीं गए, आज अपने आप को ये श्री राम से भी ऊपर समझते हैं। तो ये ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा इन लोगों की मानसिकता जो देख के ही बनती है। जो प्रभु आराध्य श्री राम के नहीं हो सकते, मंदिर का विरोध करते हैं,
तो ऐसा ये कर सकते हैं, इसमें ठीक कोई है। दो राय नहीं है रत्ना जी। ठीक है राजीव जी। देवेंद्र जी, इसी पर आपकी प्रतिक्रिया लेते हुए कि जो सवाल किया गया था कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या बुलडोजर राम मंदिर पर चल जाएगा, इतना आसान है ये, लेकिन इसी बात पर इन्होंने ये कहा है कि अगर आती है तो ये लोग खुद ही राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे, इनको जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं सच कर देंगे आप लोग। देवेंद्र जी, देवेंद्र जी आपको हमारी आवाज आ रही है? बहुत सही बात करते भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय, उन्होंने कहा कि पठारी बंधुओं पे गोली चलाया गया, गोली चलाया गया। हम प्रवक्ता महोदय से सिर्फ एक बात पूछना चाहते हैं, अगर मुलायम सिंह यादव ने अगर गोली चलाई, अगर मैं मानता हूँ इस बात को, देवेंद्र जी आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही। आप लोगों ने क्यों रोकने क्यों दिया? देवेंद्र जी आपका नेटवर्क आउट है, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही। देवेंद्र जी, मैडम हम ये पूछना चाह रहे हैं, प्रवक्ता महोदय से ये कहना चाह रहे हैं जी जी देवेंद्र जी बोलिए। प्रवक्ता महोदय ये हमको बताया कि पद्म विभूषण का अवार्ड फिर प्रधानमंत्री क्यों देते हैं मुलायम सिंह यादव को अगर कार से गोली चलवाते हैं? तो अगर वो पद्म विभूषण जैसा अवार्ड देते हैं, अगर उनको लगता है कि राम भक्तों पर गोली चली है, तो उनको ये अवार्ड उनको नहीं देना चाहिए। पहली बात मुलायम सिंह यादव को, अगर वो दिए हैं तो इसका मतलब कि नरेंद्र मोदी भी गोली चलवाए कारसेवकों पे, वो भी उसमें शामिल है, पहली बात। दूसरी बात, अभी आप इनकी मतलब भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो 4 जून की उनकी विदाई तय है, विदाई होने वाली है, अभी ये बोल रहे थे कि धर्म की बात करते हैं। हमको 10 साल में अगर आपने बहुत ज्यादा काम किया है तो मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, मुल्ला पे वोट क्यों मांगते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप अपना 10 साल में बताएं कि आप लोगों ने क्या अचीवमेंट हासिल किया है? बताना चाहिए जनता को कि आपने 83 रुपया पहुंचा दिया डॉलर, आपने सोना अलग पार कर दिया है, पेट्रोल डीजल की अब की बार हो गई मार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाना सरकार है। तो कहने का मतलब ये कि बेशर्मगी से आप लोग सत्ता में आए, इसके के सिलेंडर मंत्री हैं, सिलेंडर लेके घूमती 300-400 का सिलेंडर आप लोगों ने 1200 पहुंचा दिया। तो आप 10 साल में देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिलने वाला, आपको पता नहीं इस बात को। और दूसरी बात, आपने अभी आरोप लगा रहे थे कि बुलडोजर की पूरी कानूनी गलत कार्रवाई आपके मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और अगर हमारी सरकार बुलडोजर चलवाती तो 2007 में मुलायम सिंह तत्कालीन सरकार अगर रुक जाएगा होते तो बाबा का जो अपना बनवा के आसियाना रह रहा है इस समय मौजूदा दौर में अपना गोरखपुर में लखनऊ में, वो टूट गया होता अगर उन्होंने ऐसी कार्रवाई की होती। तो वैसा वो व्यक्ति नहीं है कि आदमी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस ऐसा नहीं है कि मंदिर तोड़ेगी। मंदिर तोड़ने की बात सिर्फ आप कहते हो क्योंकि आपको जनता को डरा करके धमका करके वोट पाना है, इसलिए आप आरोप लगाते हो। आप बस हमको बस एक बात का सवाल देते हैं प्रवक्ता महोदय कि अगर पद्म विभूषण का अवार्ड प्रधानमंत्री कार्यालय अगर मुलायम सिंह यादव देता है तो कारसेवक पे गोली चलवाना में क्या मोदी भी शामिल थे? अगर नहीं शामिल थे तो उनको फिर ये अवार्ड मुलायम सिंह यादव को नहीं देना चाहिए। आप हमको बस इसका जवाब दे दीजिएगा। ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है। तो ये आपसे सवाल किया गया है राजीव जी, और उम्मीद करते हैं कि आप इसका जवाब देंगे। राजीव जी, देखिए, पद्म विभूषण जो अलंकरण होता है वह राजनीति के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य के लिए होता है, समाजवादी तो चीजों के लिए भी काम होता आप है। लोगों ने और किया हम तो अपने विपक्ष का भी सम्मान करना जानते हैं। वो हम तो अपने विपक्ष का भी सम्मान करना जानते हैं, लेकिन आप तो अपने लोगों का सम्मान नहीं करना जानते। हमने तो प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न दिया है, लेकिन आपने ही अपने प्रणब मुखर्जी को मनमोहन सिंह के आगे किनारा कर दिया, इसलिए कर दिया क्योंकि वह कठपुतली नहीं चाहते थे। आप हमें तो बस श्रीमान जी, कि आप लोग, आप हमें ये बताइए कि श्रीमान जी, मैं उत्तर दे रहा हूं, पूरी उत्तर सुन लीजिए। आप हमें बस ये बताएं कि ये अवार्ड उनको क्यों दिया गया? अगर दिया गया गलत भी तो अवार्ड नहीं देना चाहिए। गलत व्यक्ति तो अवार्ड नहीं दिया जाता है। कार पे गोली चली है तो मोदी भी उसमें शामिल है, उस पद्म विभूषण अवार्ड उनको देने के लिए मुलायम सिंह यादव को आपको बताना चाहिए जनता को। झूठी राजनीति करते हैं सिर्फ आप। प्रणब मुखर्जी ने कोई गोली नहीं चलाया, प्रणब मुखर्जी जो देश के राष्ट्रपति थे इसलिए उनको अवार्ड मिला है। पहली बात आपको बताना चाहिए लोगों को, जनता को गलत जानकारी आप प्रस्तुत करते हैं जनता में, मीडिया में। रक्षा मंत्री भी रहे हैं मुलायम सिंह यादव, तो क्या इसके लिए पद्म विभूषण नहीं दिया जा सकता है? अरे आपके मुलायम सिंह अरे तो आरोप क्यों लगाते हैं फिर? आप आरोप क्यों लगाते हैं मुलायम सिंह यादव पे? कारसेवकों पे गोली चलवाई, राम मंदिर पे गोली चलवाई, बताना चाहिए लोगों को। आपको पद्म विभूषण का अवार्ड क्यों दिया? गलत किए तो आपने अवार्ड क्यों दिया, बस ये बताइए आप प्रवक्ता महोदय। गलत किए तो अवार्ड आपने क्यों दिया? किस वजह से दिया? अवार्ड देने की नहीं दिए होते आप, आपने क्यों दिया? अगर आप दिए तो आप दिया मैंने उत्तर तो दिया है, आप उत्तर सुनने के लिए तैयार नहीं है।
हम आपकी तरह नहीं है कि राजनीति में गलत लोगों उत्तर का देते सम्मान हैं आप। करना भी नहीं जानते। ठीक है श्रीमान जी, देवेंद्र जी, राजीव जी का उत्तर सुन लीजिए। हम आपकी तरह नहीं है जो जी बोलिए। राजनीति में लोगों का सम्मान करना नहीं ठीक है जानते। राजीव जी, हम आप अपने अपना राजनीति के अपना पुरोधाओं उत्तर का दीजिए राजीव जी। अलंकरण करना नहीं जानते। ठीक है राजीव जी, आप उत्तर दे रहे थे। देवेंद्र जी ने आपसे एक सवाल किया था जिसका आप जवाब दे रहे थे, तो आप उत्तर को दीजिए जी। वही कह रहा हूँ कि पद्म विभूषण देने का मतलब यह नहीं हुआ कि उनकी जो कारगुजारी है भूल जाएगी। हमने राजनीति के सेवा में, समाजवादी चीजों के सेवा में उनको पद्म विभूषण का अलंकरण दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम भूल जाए कि उन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवाई थी। ये पूरा इतिहास पूरा भारतवर्ष तो जानता आप है। लेकिन अगर पद्म विभूषण दिया जाता है, इसका मतलब आप उनका विरोध कर रहे हैं, जबकि आपकी उत्तर प्रदेश में सहयोगी पार्टी है। ठीक है आता हूँ देवेंद्र जी, ठीक है मैडम, बोलिए। हाँ हाँ मैडम बोलिए। एक मिनट, ठीक है। हमें बस ये पूछना है कि ये भारत से अवार्ड बांटा जा रहा है, गलत लोगों को दिया जा रहा है क्या? मुलायम सिंह यादव अगर गोली चलवाए थे कार सेवकों पे, तो खुले मंच से पहले आप इस बात को बोलना बंद कर दीजिए कि कार सेवकों पे मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाया था। तो आपने ये बोलिए मंच से कि हमने पद्म भूषण का अवार्ड हमने जो दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। हम अपनी सत्ता में 10 साल में लोगों को गलत लोगों को पैसा खरीद फरोख्त करके हमने अवार्ड दिया हुआ है, आपको बताना चाहिए। तो अरे आरोप लगाना चाहिए। तो आप उस पद का, हमने तो उस मदन मोहन अवार्ड का मालवीय आप का जो भी है आप अलंकरण उस किया है। हमने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का अलंकरण किया है। हमने चौधरी चरण सिंह का अलंकरण श्रीमान किया आप बात हुआ है। सुनिए, आप अगर बात नहीं सुनेंगे तो हम भी बीच से आपके बोलेंगे प्रवक्ता महोदय। आप तो राजीव आप गांधी सुनिए के पहले नाम आप। पे 175 योजनाएं शुरू कर देते थे देश में। देश में आपको कोई और पुरोधा नहीं मिलता था। आपने सुभाष चंद्र बोस को छोड़ दिया, आप उनको नहीं मानते थे। आपने कभी आपने शहीद उनके भगत पोते सिंह के को साथ शहीद क्या का दर्जा राजनीति नहीं कर देने लिया, दिया। बताइए तो जरा, जनता को अरे बताइए, लोगों को बताइए कि आप लोग आपने सम्मान से उनके गांधी पोते के परिवार का साथ क्या करना किया? जानते हैं कि आपने आप लोग उनके गांधी पोते को परिवार का बीच ही में इज्जत घर में छोड़ सम्मान करना दिया। जानते हैं। सुभाष उसके चंद्र बाद बोस ने कभी अपनी हो सकता है उनके आपके पोते ने सत्ता है अपनी तो आप किताब में लिखा सोनिया हुआ है मैडम कि को भी मोदी भारत सरकार रत्न दे दें। झूठी सरकार है, और उन्होंने कितने बेबुनियाद पर आरोप लगाए आपको बताना चाहिए लोगों को। आप तमाम लोगों की बात करते हैं, 70 साल 80 साल पुरानी बात करते हैं। जिस भारतीय जनता झूठा पार्टी को 10 साल का अपना वादा ठीक चलता है। है, 70 साल पुराने लोगों की बात बताने बेशर्मगी से बयान देते हैं नरेंद्र मोदी मंच से। क्या बात है? देश के लोगों को 10 साल पुरानी बातें आपको नहीं याद है कि आपने बोला था कि हम 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 1200 का सिलेंडर बेचेंगे, 83 रुपए डॉलर कर देंगे? ये नहीं याद है आपको? ये याद जरूर श्रीमान जी है पहले कि तो मैं 70 आपको साल बता पहले दूं, सुभाष चंद्र एक बोस मिनट क्या मेरी हुआ बात सुन था, लीजिए। नेहरू साथ क्या श्रीमान हुआ जी, था, और इंदिरा जी के साथ क्या हुआ था। श्रीमान जी, आप श्रीमान जी, क्या किया है? आप आप हमको इसका शर्मिंदगी की जवाब बात दीजिए पहले करते हैं। आप। आप शर्मिंदगी की बात करते हैं। 90,000 सैनिकों को बैठकर कश्मीर का एक हिस्सा दे देना, ये कहा कि बहुत बड़ी बात हो गई क्या? कभी आपको इस पे शर्म नहीं नहीं नहीं, आई? ये आपने नहीं किया है, ये आपको बताना चाहिए, ये आपने ये नहीं किया है, आपने इंदिरा किया गांधी है। जी ने किया, मैं बताना वही चाहिए बात लोगों कर को। रहा हूँ, इंदिरा गांधी ये ने आपने सरेंडर कराया, किया है। इंदिरा गांधी ने भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं, पूरी बांग्लादेश को उन्होंने बनाया, उसने पूरे पाकिस्तान को बनाया, बांग्लादेश बनाया, उन्होंने 93 का सैनिकों को सरेंडर कराया। आपने एक सर्जिकल स्ट्राइक, झूठा स्ट्राइक पता नहीं किए कि कोई सबूत नहीं है, वही तो बात है। आप जो है आपको इतने में आपको ढोल डंडा पीटते सैनिकों हैं। का वहां पे सम्मान भी झूठा 93,000 लगता सैनिकों है। का उन्हें ठीक है समर्पण किस करवाया। शर्म देवेंद्र की तो बात है कि जी और राजीव जी, आपकी ठीक है। पार्टी से बताइए आप लोगों को। राजीव जी, ठीक है। हमारे साथ हमारे तीसरे मेहमान भी है मयंक यादव जी। मयंक यादव जी, आपने सुना कि किस तरीके से राम मंदिर पर बुलडोजर चलाए जाने को लेकर के कांग्रेस सरकार पर ये धावा बोला जा रहा है, और ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला जा रहा है कि अगर इनकी सरकार आती तो राम मंदिर पर बुलडोजर चल जाएगा। फिर एक तरफ ये भी सवाल उठता है कि ये जो राम मंदिर है, इसको एक बार फिर से केंद्रीय मुद्दा बना करके हिंदू मतदाताओं को अपनी ओर खींचने का ये पूरी जो प्रक्रिया है, ये पूरे मतदान, पूरे जो चुनाव होंगे, इसमें ये हमें देखने को मिलेगा। मयंक यादव जी, देखिए, पहले तो हमारा चुनाव आयोग पता नहीं क्या कर रहा है, कौन सी सुसुप्तावस्था में है, क्या है भाई, कोई नशा किया हुआ है, ये वही लोग बता सकते हैं। देखिए, चुनाव आयोग की गाइडलाइंस में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, ऐसे उन्मादी मुद्दों पर कोई भी बयानबाजी नहीं करेगा। और भारतीय जनता पार्टी के नेता मंचों से खुलेआम ऐसी बातें करते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो जो ऐसी उन्मादी बातें करते हैं, देखिए, इन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं उन्माद उत्पन्न हो, समाज में आपसी भाईचारा खत्म हो। देखिए, जो वोटिंग पैटर्न चल रहा है, केकेडी न्यूज एक सम्मानित और जमीनी चैनल है, आपके पास अच्छे और बेहतर आंकड़े होंगे। जो हमारे यहाँ वोटिंग पैटर्न है, वोटिंग पैटर्न सिर्फ 2 चीजों पर चल रहा है,
महंगाई और बेरोजगारी, जो परिवार से हुए जुड़े लोग हैं, जिनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, वो महंगाई को लेकर मतदान कर रहे हैं, और जो हमारा नौजवान और युवा है वो बेरोजगारी को लेकर मतदान कर रहा है। ये जो धार्मिक उन्माद उत्पन्न करने की मंचों से साजिशें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा रची जा रही हैं, ये अभी तक फेल है। तो मैं साफ शब्दों में ये कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये धार्मिक उन्माद उत्पन्न करने की जो साजिशें हैं ये बंद कर देनी चाहिए। और ये लोग सत्ता शासन में 10 साल रहे, उसके लिए ये लोग मतदान करने के लिए नहीं करते, उसके लिए ये लोग वोट नहीं मांगते हैं। तो मैं चुनाव आयोग से, अगर आपके चैनल के माध्यम से ही समाजवादी पार्टी की हमारी बात सुन ले, एक नागरिक के तौर पर ही हमारी बातें सुन ले, तो ऐसे नेताओं पर तो पहली बात तो चुनाव भर जो ये वोटों की अपील करते हैं इन पर तो फिलहाल तो बैन लगाना चाहिए इनकी सजा के तौर पर, और बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग पता नहीं कहाँ सोया हुआ है, चुनाव आयोग नजर ही नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्मादी बयान दे रहे हैं, धार्मिक उन्माद उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान कर रहे हैं। क्या है ये? अरे चुनाव चल रहा है, आपने 10 साल सरकार चलाई है, आप वोट मांगिए कि हमने महंगाई के लिए क्या किया, बेरोजगारी के लिए रोजगार क्यों नहीं दिए। आप रोजगार नहीं दे पाए, ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है आपसे, गलती हो गई, आपने 10 साल की सरकार, लेकिन भाई कोई तो रीजन दीजिए कि आपने क्यों रोजगार नहीं दिए। ठीक है मयंक जी, वही तो रीजन होगा, नहीं दिए ठीक कि है। अंबानी अडानी को पैसा देना था, उनको सरकारी पैसा उठा के, इसलिए भाई रोजगार नहीं दिए। सरकारी संस्थाएं बेच दी, इसलिए रोजगार नहीं दिए। बहुत से बताइए, कुछ तो बताइए भारतीय जनता पार्टी के लोगों। ये ठीक है मयंक देखिए, जी, वो वोटिंग जवाब पैटर्न में देंगे। फिर साफ शब्दों में ठीक कह है दूं, वोटिंग जी। पैटर्न महंगाई और बेरोजगारी पर है। नौजवान और घर के लोग सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी पर वोटिंग कर रहे हैं, इसके सिवाय कोई भी। अभी बीच में एक दिन मुद्दा उठा था जनसंख्या नियंत्रण, प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक रात में बैठ के अमित शाह, मोदी और जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई कि हिंदू इतना है, मुसलमान इतना है, नकार दिया गया सिरे से, जनता ने उसको थूका तक नहीं उस पर। ये भारतीय जनता पार्टी, और वो रिपोर्ट बनाने वाले कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के जो गवर्नर तमिलनाडु है, उनकी बेटी ने वो रिपोर्ट बनाई थी। तो देखिए, ये ऐसे मुद्दों पर मतदान क्यों करेगा कोई भाई? और हमसे हिंदू और मुस्लिम की बात करेंगे। मेरे खुद के घर में मंदिर बना हुआ है माता जी का, ठीक, मैं साउथ सिटी में जिस घर में रहता हूँ, लोग 1000 स्क्वायर 15 रत्ना स्क्वायर जी, फीट का घर लेते हैं, उसमें अगर रत्ना जी, 200-300 स्क्वायर का मंदिर बना रत्ना देंगे जी, तो आप घर के रहने के लिए लेकिन हमने वो शोभा अपने घर की खराब करके मंदिर से हमने अपने घर की रत्ना शोभा जी, बढ़ाई है और जनता के लिए मंदिर खोल रखा है। और मैं उस मंदिर के रत्ना पैसे जी, से अपना घर भी नहीं चलाता, मैं ये भी कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों की तरह। तो देखिए, चुनाव चल रहा है, आप वोट मांगिए। मयंक जी एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। काफी कुछ कहा आपने, महंगाई और बेरोजगारी दो मुद्दों को लेकर के आपने काफी कुछ कहा। राजीव जी, सवाल मेरा भी है यहाँ पर, 10 सालों की जो बात की जा रही है, 10 रत्ना से जी, 15 मैं सालों जवाब का देना कार्यकाल। चाहूंगा। जी रत्ना जी, 1 मिनट मुझे जवाब 2 देने का करोड़ मौका दिया युवाओं जाए। को रोजगार देने की बात कही गई थी, जवाब दीजिए। रत्ना जी, रत्ना जी, ठीक है रत्ना राजीव जी, जी, बोलिए बोलिए मुझे एक जवाब देना है। जी। बड़ी लंबी चौड़ी बात कही मयंक जी ने, मैं चुपचाप सुनता रहा। मैं उम्मीद है कि मैं बोलूंगा तो आप सुनते रहेंगे। दिनांक 3 मई आपके पार्टी के पुरोधा में से एक रामगोपाल यादव जी ने बयान दिया था कि राम मंदिर बेकार बन गया है। ये धार्मिक उन्माद नहीं फैलाने का है। दूसरा चीज आता हूं मैं, कन्नौज में आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार अखिलेश यादव जी के सामने कार्यकर्ता सुब्रत पाठक को कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े न कर दिए गए तो कहना। तीसरा मैं आता हूं, आपकी पार्टी के एमएलसी रहे और बड़े धूमधाम से नगाड़े बजाकर आपने विधानसभा चुनाव में आपने शामिल कराया था, जैसे किंग मेकर बना दिया हो स्वामी प्रसाद मौर्य को। उन्होंने महालक्ष्मी पर विवादित बयान दिया था। आपके कान सुन्न हो गए थे श्रीमान जी? वो धार्मिक उन्माद के अंदर नहीं आते हैं क्या? वो धार्मिक चीजों के अंतर्गत नहीं आते हैं? अरे उसके बाद भी आप धार्मिक चीजों की बात कर रहे हैं, तो ये क्या आपकी बेवकूफी ना समझू तो मैं क्या समझू? आपके अपना घर पहले संभाल लीजिए, बाद में दूसरी चीजों पे आइएगा। आपके पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में से एक मानते हैं आप रामगोपाल यादव को, आप चिंतक मानते हैं, वैचारिक मानते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने बड़ी धूम धड़ाका से लाया। अखिलेश यादव जी के सामने टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आप कहाँ चुप थे मयंक जी? तब आपकी बोली क्यों नहीं निकली? हाँ, सुब्रत पाठक की बात है। सुब्रत पाठक एक गुंडा आदमी है
अब कितना कितना घृणित व्यक्ति है अखिलेश यादव जी। जिस मंदिर में दर्शन करने गए, वहां के पुजारियों ने, जो ब्राह्मण है, उन्होंने रोका। वहां के पुजारी जो ब्राह्मण, उन्होंने रोका कि कृपया इस मंदिर को मत धोइए, ये मंदिर अभी धुला गया है। लेकिन सुब्रत पाठक के गुर्गे, जो भारतीय जनता पार्टी के गुर्गे थे, अखिलेश यादव जी पिछड़ी जाति से आते हैं, इससे घृणित होकर उन्होंने मंदिर को धोया। यार, हिंदू मुस्लिम की बात करोगे, धर्म की बात करोगे, क्या आप यादवों को हिंदू नहीं मानते हैं? पिछड़ी जात के लोगों को आप हिंदू नहीं मानते हैं क्या? कितनी गंदी मानसिकता है आपकी, है? इतनी गंदी मानसिकता लेकर आप लोग की बात मत करें श्रीमान जी। आपके 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 सबसे बड़े नेताओं में से एक रामगोपाल वर्मा का, रामगोपाल यादव जी का बयान मुझे अभी भी याद है। आप बात करते हैं, आप घृणित भावना की बात करते हैं, आप जिसके घृणित भावना के अंदर जो छुपा हुआ है, सारी दुनिया जानती है। दंगाई आप लोग थे, आप लोगों के इशारे पे दंगा हुआ करती थी। मऊ के दंगे को नहीं बुलाया किसी ने, कैराना के दंगे किसी ने नहीं बुलाया, वो आपके इशारे पे हुआ करती थी। पूरा बयान सुनिए, उन्होंने क्या कहा था मंदिर को लेकर। मंदिर को लेकर पूरा सुनिएगा। यहाँ पर कोई बुरा नहीं है, आप यादव की बात करते हैं। उसी मऊ के दंगे में, उसी मऊ के दंगे में अतलहार खुलेआम लेके जाने की आपकी सरकार नहीं चाहती थी। और सबसे ज्यादा हत्या यादव की हुई थी, आपको भी पता है। तब आपके काम सुन हो गए थे, तब आपको शर्म नहीं आई थी। आपके ऊपर ठीक है राजू भाई, ऐसी बातें मत करिए। चुनाव आयोग कार्रवाई कर देगा, जेल चले जाओगे। अब आने वाले समय में सरकार भी नहीं आने वाली है, जेल में सड़ जाओगे। ये योगी और चले जाएंगे उत्तराखंड, मोदी और अमित शाह चले जाएंगे गुजरात। अरे श्रीमान जी, वीडियो वायरल है, आज तक वो वीडियो रखा हुआ है। आपको नहीं पता है मऊ के दंगे में क्या क्या हुआ था? कौन से दंगे में? मऊ में दंगे हुए थे, आपको नहीं पता है? मऊ के दंगे पे वोट मिल रहा है। मऊ का दंगा किसकी सरकार थी? जनता पार्टी के गुर्गे किसकी सरकार थी, आप बता पाएंगे? पार्टी का एक विधायक था जो मर गया है। मऊ का दंगा जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, उसने करवाया था, जो मर गया है। कहाँ पुरानी बात, गड़े मुर्दा उखाड़ रहे हो मेरे भाई। गाड़ी में तो नहीं उठा रहा हूँ, कितने मैं आपको सच्चाई और आईना दिखा रहा हूँ श्रीमान जी। भाई गिना दो, बेरोजगारी कम क्यों नहीं हो रही है? सिलेंडर के रेट क्यों बढ़ रहे हैं? की दाल का रेट क्यों बढ़ रहा है? चीनी, दाल, चावल के रेट क्यों बढ़ रहे हैं? पार्ले जी का बिस्कुट पहले 2 रुपए में 8 आते थे, अब 2 रुपए में 6 क्यों आ रहे हैं? उनका साइज भी छोटा हो गया, ग्राम में भी छोटे हो गए। किस किस की बात कर रहे हैं भाई आपसे? पेट्रोल डीजल की क्या बात कर रहे हैं आपसे? श्रीमान जी, आपकी सरकार जो है, जो जिस मोबाइल से आप बात कर रहे हैं, उसका डेटा 239 में 1 महीने के लिए 1 GB दिया करती थी। आप इस बारे में तो चर्चा कभी करेंगे नहीं, क्योंकि आपके हाथ में सस्ता फोन आ गया। दूसरी बात श्रीमान जी, दूसरी बात, आप अभी भी 2 रुपए के पार्ले जी पे टिके हुए हैं, जबकि श्रीमान जी आप तो अभी भी 3G है। उसका डेटा उठाकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जो भी इसका आपका मंत्री होगा, वो उठाकर जियो को दे रहा है। सच्चाई से बताइएगा श्रीमान जी, सच्चाई से बताइएगा, क्या आप बीएसएनएल का सिम यूज कर रहे हैं? श्रीमान जी कहाँ गई? जितनी भी कंपनियां, एयरसेल कहाँ गई? श्रीमान जी, आप ईमानदारी से बताइए, क्या बीएसएनएल का सिम यूज कर रहे हैं? सिमों को चलाने के लिए खत्म कर दिया आपने। आप अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, को खत्म कर दिया। ये गुजराती गिरोह जो बैठा हुआ है ना, ये भारत की सरकारी संस्थाएं बेच रहे हैं, आप उसको डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पर धर्म के नाम पर। डेटा की बात आप करेंगे, वो डेटा कहाँ से आता है? जनता, भारत संचार निगम से लेकर ही देते हैं ना, रिलायंस को। श्रीमान जी, इन्हीं चीजों से जनता आपको 10 वर्षों से सत्ता में दूर रखी हुई है। और याद रखिए, इस बार भी आपका पूर्ण सफाया होने जा रहा है, क्योंकि आपके बहकावे में जनता आने वाली है नहीं। जनता ने महंगाई बेरोजगारी पर भाग रहे हो, धार्मिक उन्मादों पर महंगाई बेरोजगारी पर बात करो ना। जो जनता जिस पर वोटिंग पैटर्न जो चल रहा है, जनता जिस पर वोट कर रही है, उस पर बात करो ना। भाग क्यों रहे हो राजू भाई? मैं तो बात कर रहा हूँ, बात करने के लिए तो आप तैयार नहीं है। देवेंद्र भाई से चर्चा कर लो, महंगाई बेरोजगारी पर देवेंद्र भाई से चर्चा कर लो। हमसे ना जीत पा रहे हो, जीत तो देवेंद्र भाई से भी नहीं पाओगे। उनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे आंकड़े हैं, उनसे तो आपके मोदी, अमित शाह और योगी भी जीत पाएंगे। जो आंकड़े वो देवेंद्र भाई रख देंगे। मयंक जी 1 मिनट, देवेंद्र जी कुछ कहने की कोशिश। जी देवेंद्र जी बोलिए। मैडम, अभी मयंक भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया, आपने मौका दिया बोलने के लिए हमको। प्रवक्ता महोदय, आप अपनी बात सुनो शांति से। आप ये डिबेट चल रहा है, आपका पारिवारिक समूह नहीं है जो राजतंत्र चलाते हैं। मोदी जी वो राजतंत्र नहीं है कि 2 व्यक्ति सिर्फ बोले आपकी पार्टी में। ये वो पार्टी नहीं है हम लोग की लोकतांत्रिक पार्टी है। और ये डिबेट जो हो रहा है, ये पारिवारिक नहीं है, घर का नहीं है, ये पार्टी का नहीं है, ये देश मुद्दे पर चर्चा हो रही है।
आपको बताना चाहिए। अभी आप बात करते रामगोपाल यादव की और स्वयं प्रसाद मौर्य की, आपके पार्टी के कितने खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज कराया? आपने क्यों नहीं आपने एफआईआर दर्ज कराया? ये बोलिए कि आप एफआईआर नहीं दर्ज कराना चाहते हैं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर में आप फेल है, बताइए लोगों को। दूसरी बात, अभी आप बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बता रहे थे लोगों से कि बीएसएनएल और क्या बोलते हैं जियो 239, आप हमको बस एक रिचार्ज बता दीजिए जिसमें हमको डेटा ना मिलता हो। 180 रुपए का मिनिमम रिचार्ज है। भारतीय जनता पार्टी लाखों करोड़ों रुपया अडानी और अंबानी को दे रहे हैं, और जब पकड़ाते हैं तो कहते हैं कि हम लोगों ने नहीं दिया है। 50 करोड़ रुपया आप 250 करोड़ का बीफ पार्टी से आप चंदा लेते हैं, और बात तो नहीं करेंगे। अंडानी का पोर्ट से पकड़ाता है कोकिन ड्रग्स, वहां पे आप चुप रहते हैं, वहां बयान नहीं देते हैं। और 2 पैकेट पुड़िया पैका तिरिया चक्रवर्ती मुंबई में, तो तमाम गोदी मीडिया ऊपर से नीचे लगता है जैसे कि उनको एकदम बीपी हाई हो जाता है कि कहां से आ गया, कहां से आ गया। तमाम लड़कियां गुजरात से गायब है, हमारी सरकार, हमारी जो विपक्ष की सरकार वहां पे है कि मुद्दा उठा रही है कि गुजरात से लाखों लड़के, 1000 लड़कियां गायब, लेकिन एक बार में आपने उस मुद्दे को आपने बताया नहीं। अभी आप बोल रहे थे कि इस तमाम मुद्दे पर चर्चा करते हुए भी आप बता रहे थे कि हम लोगों ने विकास का काम बहुत ज्यादा किया है। आप लोगों का विकास लोगों को दिखता ही कहाँ है, आप दिखाइए। और अभी आप बोल रहे थे कि 10 साल से आपको सत्ता से बेदखल क्यों किया गया इंडिया अलायंस को, चाहे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। अभी आपने देखा होगा कि एक नाबालिग लड़का, 10 साल का नाबालिग, 12 साल का नाबालिग लड़का 10 बार वोट करता है। आप लोगों ने उस पर क्या कार्रवाई किया? चुनाव आयोग नहीं, चुनाव आयोग नहीं, चुनाव आयोग हो गया है। जनता आपको एकदम निष्पक्ष तरीके से हरा रही है। आपको, आप लोग ईवीएम हाईजेक करके, ईवीएम को हैक करके आप चुनाव जीतते हैं, ये लोगों को बताइए। क्योंकि बैलेट पेपर में आपको पता है कि आप एकदम निर्लजता से चुनाव हो रहे हैं। आप कराइए चुनाव। यही यहाँ तक कि सांसद, जो महाराष्ट्र की सांसद है, उन्होंने, सुप्रिया सुले ने कहा के लिए स्ट्रांग रूम का कमरे का सीसीटीवी कैमरा आता। तो आप इन सब मुद्दों पे कार्रवाई कर देना, कार्रवाई नहीं कराएंगे तो जीतेंगे। आप जो है राज्यसभा जाएंगे तो खरीदेंगे। चंडीगढ़ के चुनाव में क्या हुआ था आपको? सुप्रीम कोर्ट ने, आपने जस्टिस देखा होगा कि आपने बोला था लोकतंत्र की, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हत्या हुआ है। वहां पर आपके नरेंद्र मोदी और नकली टकला चाणक नहीं चल पाया, क्यों नहीं वहां पे जीत गया? आप छोटे मोटे गाँव ही आप जब कर सकते हो बेदखली, तो छोटा चुनाव क्या बड़ा चुनाव आप सब में करते हो। आपको बताना चाहिए, जहां कर सकते हो वहां कर लेते हो, जहां नहीं कर पाते हो वहां नहीं कर पाते हो। ये आपको बताना चाहिए लोगों को। आप लोगों ने महंगाई का आलम ये कर दिया है कि कोई खाना नहीं खा सकता है। अब खाना का थाली महंगा आप लोगों ने कर दिया है, सौंदर्य प्रसाधन का सामान आप लोगों ने महंगा कर दिया है, मोबाइल महंगा कर दिया है, और 5G डेटा भी दे रहे फ्री का, ये हमको फ्री का मिल रहा है। आप अडानी और अंबानी का प्रचार करने के लिए, मोदी का प्रचार करने के लिए आप बताते हैं कि हम लोगों ने डेटा 5G सिर्फ इस चुनाव ठीक है देवेंद्र जी, उसके बाद से आप ही की सरकार ट्राई ने बोला कि 17% हम रिचार्ज बढ़ाएंगे। बताइए लोगों को, आप झूठ बोलते हैं, आप सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। आपको अगर बहुत ज्यादा धर्म का चिंता है तो आपको बताना चाहिए कि कितने मंदिर आप लोगों ने तोड़ा है, कितने हजार मंदिर हमारे शंकराचार्य विरोध करते रह गए, तोड़ दिया है। अपनी पत्नी की मंगलसूत्र की गारंटी नहीं करने वाले चला है लोग को, महिलाओं को, युवाओं को देने चला है गारंटी। हमको नहीं चाहिए गारंटी। देवेंद्र जी, उन्हें भी बोलने का मौका दीजिए। ठीक है राजीव जी, एक सवाल है। जी बोलिए। आप जिस तरीके से, ठीक है, मंदिर मस्जिद मंगलसूत्र है, आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें, लेकिन जनता के लिए जो ये वोटिंग की जा रही है, और ये लोकल जनता के लिए जो सबसे ज्यादा अहम मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, रोजगार है, क्या आपको लगता है एक्चुअल में उस पर सरकार ने फोकस किया है, ध्यान दिया है? मंदिर मस्जिद धर्म ये सबसे हटके अगर बात करें, लोकल जनता की बात करें, राजीव। देखिए रत्ना जी, बोलिए। बेरोजगारी की मैं बात करता हूँ। सरकार ने कम से कम 50 ऐसी योजनाएं लाई हैं जहां से युवाओं के लिए रोजगार के नए सृजन मिल रहे हैं। क्योंकि विपक्ष ने चश्मा पहना हुआ, चश्मा ना भी पहने तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होते हैं। और वो दिन अब नहीं आते जब भूखमरी से मौत हुआ करते थे, किसान आत्महत्या करते थे। आज युवाओं के हाथ में अपना बल है, स्टार्टअप है। आपके कार्यकाल लेकिन में किसानों के साथ नाइंसाफी नहीं हुई, किसानों ने हत्या नहीं की है? देखिए, आप इस समय उठा के देख लीजिए कितनी घटनाएं हुई हैं। ये लोग धर्म की बात करते हैं, ये लोग 370 का विरोध करते हैं कि हमारी सरकार आई, इस गठबंधन की सरकार आई तो 370 हटा के पाकिस्तान को फिर खुली छूट दी जाएगी कि आओ यहाँ पे फिर से आतंकी घटनाएं कर लो। आज हमारे श्रीमान जी, मेरी बात सुन लीजिए श्रीमान जी।
मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको इनकी सावधानी सहयोगी बरतने के लिए कह रहा हूँ। श्रीमान जी मैंने अगर टोका नहीं था। सुसुप्तावस्था से श्रीमान जी जागकर मैंने चुनाव टोका होगा, नहीं जेल था। चले जाएंगे। डिबेट में सुनने का क्षमता ना हो तो ना करके, मेरी बात सुन लीजिए। अरे गुस्सा ये कर रहे हो लोग भाई, बात करते हैं महिला हम सम्मान सुन रहे हैं की, आपको, महिला बस हम आपको सम्मान की। चेतावनी दे रहे हैं, चुनाव इनके आयोग बंद सहयोगी कर पार्टी। देगा आपको, श्रीमान जी सरकार आप बदलने डिबेट में वाली नया है। करिए, अगर आप सुनना नहीं चाहते हो रत्ना जी, रत्ना जी, जी राजीव जी बोलिए। इनकी सहयोगी पार्टी है एक आम आदमी पार्टी, जिनके साथ दिल्ली में ये लोग लड़के चुनाव लड़ रहे हैं। ये लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। 2 सीटों पे हमने महिला प्रत्याशी वहां उतारे, इन्होंने कितना उतारा। दूसरी चीज आते हैं, स्वाति मालीवाल की रिसेंट की घटना है। स्वाति मालीवाल के लिए मैं क्या कहूं कि किस प्रकार की उसके उनके साथ बर्बरता की गई विभव को उपयोग करके। ये इसलिए ही चाहते थे कि एक कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हुआ करते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, क्योंकि वो केजरीवाल जी के लिए वकील का काम कर रहे हैं। उन्होंने जमानत के लिए पूरी अपनी जी जान झोंक दी। उसके एवज में ये चाहते थे कि स्वाति मालीवाल इस्तीफा दे, हरभजन सिंह से इस्तीफा दिलवा के उनको पंजाब भेजा जाए, और यहाँ जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी जो कि एक मिनट नाटकीय मैम जी, आ ढंग रही से है, एक हार मिनट। गए, इनके ही अपने ही नेताओं ने धोखा दे दिया। आज अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा सांसद बनाने के लिए पूरी जी जान, एक महिला की इज्जत को भी उन्होंने तार तार कर दिया। यहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेज तक को उन्होंने डिलीट करा दिया। और आज ये लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। ये लोग महिला की, हमसे बात करिए कि महिला का क्या होता है। हर राज्य में 50,000 मुफ्त की सिलाई मशीन की योजना हमारी सरकार ने लाई है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के तहत अब पहले जो 2,000 मिला करते अब 5,000 मिलता है गर्भवती महिलाओं को, बच्चा होने के दौरान। मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते की जो देते थे हम 26 हफ्ते की देते हैं। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर की बात करते हैं, हर घर में सिलेंडर पहुंचाया। बेटी बहुए न चाहते हुए भी आपके सरकार ने ऐसी व्यवस्था की थी कि उनको शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था। आज हमारी सरकार ने हर घर में शौचालय बनाने का काम किया। आप क्या बात करेंगे रोजगार की। आप स्टार्टअप देखिए किस प्रकार के हमने व्यवस्थाएं की है कि हर हाथ सशक्त हो युवाओं का। ठीक है लेकिन राजीव आप जी, ठीक है उस राजीव जी। स्टार्टअप को लेना नहीं चाहेंगे। विश्वकर्मा योजना, तमाम ऐसी योजनाएं हैं ठीक है, जिनके आपने तहत तमाम सस्ते दाम योजनाओं पर के लोन बारे में करके बताया, आपने महिलाओं के लिए आपकी सरकार ने क्या किया, आप सारी उपलब्धियों को आपने गिनाया। ठीक है, आपने अपना पक्ष रखा। ठीक है मयंक जी बोलिए। जी, अभी मैं सुन रहा था राजीव भाई को बहुत ध्यान से, महिला सशक्तिकरण पर बोल रहे थे। जी शुरुआत इन्होंने स्वाति मालीवाल से की, तो मैं भी वहीं से कर दूं। स्वाति मालीवाल जी के साथ जो भी घटना घटित हुई, बहुत दुखद है। किसी भी महिला के साथ ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और सीसीटीवी फुटेज डिलीट हुए या नहीं डिलीट हुए, ये जांच चल रही है। और तत्काल पुलिस ने इस मामले के आरोपी को गिरफ्तार किया। उसी दिल्ली में मोदी का एक सोहदा सांसद देश के लिए मेडल लाने वाली बेटियों पर जब अत्याचार हो रहा था, तो नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं बोले। अमित शाह की पुलिस उसकी तरफ आंख उठाकर देख भी नहीं पाई। स्वाति मालीवाल जी पर फिर एक चीज बोल दूं, स्वाति मालीवाल जी पर बहुत अत्याचार हुए। इससे पहले उन्होंने आरोप लगाया था, उन्होंने, उनके पिताजी ने उनके साथ भी बदतमीजी की थी, उनके हस्बैंड के साथ भी उनकी नहीं बनती है। तो स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो फिर रहा है आपने उन पर। राज्यसभा सांसद क्यों बना मतलब दिया? भी आपको की लगता है मदद हो उनका सके, उनकी कैरेक्टर इतना मदद खराब, की जानी आपने चाहिए। और हम सब के कैसे साथ हैं। उनको बता दिया कि और राज्यसभा सांसद बनना है? सुन लो राजू भाई, तो मैं महिला होने के नाते स्वाति मालीवाल जी के साथ हूँ। जो घटनाएं उनके साथ है, उनके पिताजी ने उनके साथ छेड़खानी की, आप उनके उनके पिताजी कैरेक्टर को पर ही प्रश्न उठा रहे सजा हैं। मिले, उनके अब आप पति को उनके सजा कैरेक्टर मिले, पर ही प्रश्न और उठा ये रहे जो हैं। जिसने ये छेड़खानी की उसको सजा मिले। अब सुनो, अब उत्तर प्रदेश की बात करो। बीएचयू में भारतीय जनता पार्टी के 3 गुर्गों ने एक बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया बीएचयू कैंपस के अंदर, और योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने उनको बाहर भेज दिया मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार के लिए। ये आप सोहदों से प्रचार करवाते हैं। और एक चीज सुनिए, 7वें चरण में उत्तर प्रदेश में दुद्धी विधानसभा का उपचुनाव भी है। वो उपचुनाव इसलिए हो रहा है, वो विधानसभा इसलिए खाली हुई, वहां का भाजपा का विधायक बलात्कारी है। न्यायालय ने उसको बलात्कारी घोषित किया। जब वो बलात्कारी घोषित हुआ तो उसकी सदस्यता गई, तब वहां पर उपचुनाव हो रहा है। और दूसरी बात आता हूं, सबसे बड़ी घटना मणिपुर की। नरेंद्र मोदी के मुंह से उन बेटियों के लिए आज तक कुछ नहीं निकला है, उनकी कोई मदद नहीं की। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है। उस मुख्यमंत्री ने कहा कि हमसे प्रदेश नहीं संभल रहा है, हम इस्तीफा देना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं, तुम इस्तीफा मत दो,
हो जाने दो बलात्कार, जितने बलात्कार होते हैं, जितनी बेटियों के शरीर नोचने दो, नोचने वाले भारतीय हिमांशी, जनता आप पार्टी कहते के हैं ही जेल गुंडे हैं। जाने की बात, नरेंद्र मयंक जी, मोदी ने ठीक आप है, आगे जेल लिए जाने की भी ठीक बात है, कर रहे हैं, मयंक चुनाव जी, चुनाव है, मयंक उसमें जी, छूटेंगे नहीं। मयंक जी, सरकार तो हमारी आ रही है, आप जिस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, शायद आप ही जेल में न चले जाओ। ठीक है, ठीक है, मैडम। ठीक ठीक है, है, एक मिनट, एक हाथरस की मिनट घटना बोलिए। होगी आपको, हाथरस की घटना को अंजाम देने वाले यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जात के लोग थे। उस बेटी को रात में पुलिस, योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने टायर डाल के जला दिया। क्यों? क्योंकि वो दलित थे। दलित की बेटी को अपराध में टायर डाल के जलवा देंगे, जिसके साथ इतनी बड़ी घटना घटित हुई हो, और वो आरोपी आज खुलेआम घूम रहे हैं, उनको जमानत मिल गई है क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के लोग हैं। और बात करते हो सांसद लवारे, उसके लड़के को फिट दे दिया तुमने कैसरगंज से मोदी के सांसद को। यार देवेंद्र भाई, सॉरी राजू भाई, थोड़ा सा यार, अगर महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हो तो थोड़ा सा कम से कम अच्छी बातें किया करो। स्वाति मालीवाल जी के साथ जो हो रहा है वो दुखद घटना है, और देखिए, उसकी जांच वो तत्काल शायद जांच हो नारी रही है। सशक्तिकरण के अंतर्गत नहीं ये आता है, आप यही कहना चाह रहे मैडम। हैं। नोचा है ना, जहां जहां नोचा है, उन बेटियों ने रो रो कर सड़कों में बताया है। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस ने फिर उनको पीटा है सड़कों पर। वो बेटियां देश के लिए मेडल लेके आई थी, देश का नाम गर्व से ऊंचा किया था। उन बेटियों के नाम से श्रीमान भारत जी, का नाम गौरवान्वित श्रीमान जी, महसूस करता। हमने तो स्वाति टिकट काट दिया, आप तो नाम से टिकट बांटते हैं। महसूस नहीं करता को। ठीक हमने है, हमने शर्म टिकट, करिए। अभी आरोपियों की कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन हमने उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन आपने तो आरोपों के बाद मैडम। भी टिकट दिया है। मैडम, इस पे मैडम बोलने देगा। हाँ, अच्छा तुम गायत्री की बात करोगे। गायत्री के परिवार को लेकर आज कौन घूम रहा है मैंने आजकल? किसी का नाम वो नहीं लिया। सिलेंडर वाली, श्रीमान जी, मैंने सिलेंडर किसी वाली का नाम नहीं गायत्री लिया। परिवार को लेकर घूम रही आपके है। मुंह से और लग गया अखिलेश और यादव जी आपने ने पुष्टि खुले कर मन दी। से कहा था कि मयंक जी, राजीव जी कह रहे गायत्री हैं कि उन्होंने किसी का नाम प्रजापति नहीं को लिया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फंसाया मैंने है। किसी का नाम नहीं लिया, आपने पुष्टि मैं कर दी। कहता हूं, उसका परिवार आज हमारे सामने, लेकिन मैं गायत्री प्रजापति के लिए कहता हूं, अपने नेता की बातों से सहमत होते हुए, कि भारतीय जनता पार्टी ने गायत्री को फंसाया था और उस लड़की ने मुकदमा भी वापस लिया था। योगी आदित्यनाथ जबरन फंसाना चाह रहे हैं गायत्री आपके प्रजापति कहने को। का मतलब ये है सीधी सीधी, आपकी बात आती है तो आप लोग एकदम दूध के धुले हो जाते हैं, यही कहना चाहते हैं ना आप? दूध के धुले हैं, दूध के धुले हैं, सबूत के साथ हैं, गर्व है हमें। श्रीमान जी, ये उग्रता बचा के रखिए। नरेंद्र मोदी आप न्यूज चैनल मणिपुर पे की हैं, बेटी ये ऐसी उग्र चीजें आपको शोभा नहीं देती। उनके कपड़े नहीं पहने पर हमने। अरे शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को, वहां के मुख्यमंत्री को। अरे वो मुख्यमंत्री तो कह भी रहा था कि हमसे प्रदेश नहीं संभल रहा है, हमसे इस्तीफा ले लीजिए। नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं, आप नुचने दीजिए बेटियों के शरीर को, फटने दीजिए उनके कपड़े। बेटियां कौन थी? उनके श्रीमान पति जी, देश के लिए, देश की श्रीमान जी, सीमाओं पर देश की रक्षा करते हैं। मणिपुर, श्रीमान जी, शर्म नहीं आती आप आपको? बोल लीजिए, फिर मैं जवाब अरे दूंगा। उस ऐसे आप बोल लीजिए। दलित दल को। और उत्तर प्रदेश में आपको बता दूं, योगी आदित्य एनसीआरबी के आंकड़े हैं, गृह मंत्री के अंडर में जो आता है गृह मंत्रालय से, एनसीआरबी के आंकड़े हैं, महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। पूरे अपराधों में पूरे भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अपराध बढ़ा है जब से योगी आदित्यनाथ आए। अपने मुकदमे तो योगी ने वापस ले लिए, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के मुकदमे वापस ले लिए, लेकिन जो अपराधी है वो आज तो जिंदा है। वो मुख्यमंत्री की जाति के इसीलिए जिंदा है ना, वो जेल से बाहर है, मुख्यमंत्री के जाति के है ना, इसीलिए है ना। धनंजय सिंह 1 महीना नहीं हुआ सजा से वो जेल से बाहर घूम रहा है। आपको पहले सशक्तिकरण की बात करेंगे एक बार। श्रीमान जी, मणिपुर की घटना पर सीबीआई ने डायरेक्टली दखल दिया था, प्राथमिकी दर्ज की, और राज्य के बाहर उस केस का ट्रायल चल रहा है। तो ऐसे तो आप अगर नेशनल टीवी पे कह रहे कि कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ये तो लॉजिक के बाहर है, जैसे शायद आपको तथ्यों का पता ही नहीं होगी। अब केंद्र, अरे राजू भाई शर्म करो, वहां के मुख्यमंत्री ने खुद भी कहा, ये तो एक वीडियो वायरल हुई है, कई महीनों बाद वायरल हुई है। ऐसी हजारों वीडियो, ऐसी हजारों घटनाएं वहां के मुख्यमंत्री का बयान है। भाई देखो तो कुछ सिलेबस आ जाता है, वही आगे कहीं बांट देते हो। अरे क्या भाई श्रीमान जी, मणिपुर से बाहर उस केस को ट्रांसफर करके चल रहा है, नहीं जानते उस पे आओ यार। अरे आप अपनी पार्टी को डिपेंड करो महंगाई बेरोजगारी पे और किन्हीं मुद्दों पे आओगे, नंगे हो जाओगे भाई। आपकी पार्टी बहुत बिल्कुल लड़ेगा नहीं। है, आपकी पार्टी ने बहुत पुकार किए हैं। श्रीमान जी,
श्रीमान जी, मयंक जी, आपके एक बार आपके राजीव जी का भी तेज पक्ष सुन लीजिए, क्योंकि देवेंद्र जी भी हमारे साथ है, वो भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं अपना पक्ष रखने के लिए। एक एक करके बोलिए जी हाँ राजीव हाँ जी। देवेंद्र भाई अब आप होइए, देवेंद्र भाई अब आप होइए, धन्यवाद। ठीक है राजीव जी। अभी मैडम अब बोल लेने दीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। बोल रहे थे आपकी आवाज नहीं आ रही है राजीव जी सही से, की आपकी बात कर आवाज रहे कट थे। रही है। स्टार्टअप तो आपका स्टार्टअप तो इनका फेल हो गया। बात कर रहे थे के मुद्दे पे, अभी रक्षा मंत्रालय से 2 दिन पहले का स्टेटमेंट आया हुआ हम लोगों ने खत्म कर दिया है। बात अभी कर रहे 370 की। 370 आपने सिर्फ व्यक्तिगत अपने कारणों से हटाया है, अडानी और अंबानी को प्लांट देने के लिए, कि वहां की नीतियों के हिसाब से पा रहे थे। सिर्फ अडानी और अंबानी लोगों के लिए आपने सिर्फ अपने लोगों को बैठाने के लिए, बसाने के लिए आपने 370 हटाया है। अब बात रेल के मुद्दे पर आप लोगों ने क्या किया? रेल में सारे आप लोगों ने पद खत्म कर दिए। जब हमारी मौजूदा सरकार थी 2014 तक यूपी सरकार थी, 14 लाख पद थे, आपने उसको हटा करके 5.5 लाख कर दिया। आप लोगों ने पेंशन खत्म रहेगा, जो सत्ता में रहेगा, जो प्रधानमंत्री बनेगा 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी थे, ना पत्नी थी, ना बेटा था, ना कोई था। आप लोगों ने पेंशन खत्म कर दी। आपका परिवार तो है नहीं, जीविका आजीविका वही चलाता है जिसको पता होता है पैसे की आवश्यकता कितनी होती है बुढ़ापे में। पेंशन खत्म कर दिया। आप लोगों ने बनाया है एक और झोला लेकर खाने वाले को, उसने भी पेंशन खत्म कर दिया। आप लोगों ने रेल में आप लोगों ने जो 50% लोगों को मिलती थी, क्या बोलते हैं, आरक्षण मिलती थी कि उनको मिलेगा छूट, आप लोगों ने वो खत्म कर दिया। उसके बाद बात करते हैं स्वाति मालीवाल की। बहुत घटना हुआ है, मैं मानता हूँ घटना गलत हुआ है। आप हमको ये बताओ, भारतीय जनता पार्टी का प्रोसेस में ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अंकिता भंडारी के साथ क्या किया उत्तराखंड में? आप लोगों ने अपने नेता का बेटा बचाने के लिए आप एक पूरी बिल्डिंग तोड़ देते हैं, क्योंकि सबूत न मिले। आप हमको बताते हैं कि महिला सुरक्षा सशक्तिकरण के मुद्दे पे प्रज्वला रेवन्ना 2000 महिलाओं का बलात्कार किया है। आपका मंत्री, आप प्रधानमंत्री और आपका गृह मंत्री, आप लोगों ने उसको देश निकाला कर दिया है। नरेंद्र मोदी चलते हैं महिलाओं को सशक्तिकरण पर, आपका नेता करता शर्म आनी चाहिए। बलात्कार किया है। इसके बाद बात करते हैं बाराबंकी में उपेंद्र रावत जैसे बलात्कारियों को आपने जो है स्कैंडल के केस में वीडियो सुनिए। उपेंद्र रावत जो है प्रवक्ता महोदय, सुनिए, उपेंद्र रावत जो है वीडियो स्कैंडल में पकड़ाते हैं लाइव में, दिल्ली में आपको बताना चाहिए कि महिलाओं को सशक्तिकरण कैसे किया जाता है होटल में। निर्भया कांड कोई नहीं बोला है, सुना मेरी बात सुनिए। आपके सत्ता के दौरान हुआ था। महोदय बात सुनिए, आप पहले प्रवक्ता महोदय आप मेरी बात सुनिए, आपके बीच बोलेंगे। आप बात करते हैं महिला सुरक्षा की, आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं। अरे आप तो महिला सुरक्षा नहीं चाहिए, खतरे में डालते हैं। ये बताइए, महिला ही क्या? मेरी बात सुनिए, आप मेरे बीच में ना बोले। राजीव जी आपसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे बीच में ये आपका राजतंत्र नहीं है, नरेंद्र मोदी का मीटिंग नहीं चल रहा है। ये राजतंत्र नहीं है, किसी 2 लोग टिकट बांटेंगे, जैसा बनेगा सेक्रेटरी बनेगा और बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमको आपको सीखने की आवश्यकता नहीं है। जो जिसका बेटा एक गेम ज्यादा खेला, मैच खेलाओ, वो चला बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनने के लिए, तो हमको ऐसा योगदान नहीं चाहिए। उसके बाद आप बात करते हैं उपेंद्र रावत के महिला सशक्तिकरण के बयान क्यों नहीं लेते हैं? आपके बाराबंकी में सेक्स स्कैंडल वीडियो पकड़ाता है, वो आदमी टिकट वापस करता है। आपको बताना चाहिए लोगों को ना, ये भी बताइए ना कि आप महिला सशक्तिकरण, महिला को कैसे मजबूत करते हैं। आप लोग सेक्स स्कैंडल बनाते हैं, 2-2 हजार महिला का बलात्कार करते हैं। बलात्कारी पार्टी का नेता चला है देश का, नरेंद्र मोदी चला है मंच से प्रचार करने के लिए। तो हमको आपके लोग सीखने का सकता नहीं है। आप महिलाओं के मैटर पर आप कम से कम अपनी निष्पक्षता से बयान दीजिए कि हाँ, हम बेशर्मी से हम महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। बताइए आप लोगों को, आपका मंत्री बिभूषण शरण सिंह महिलाओं का बलात्कार करके उसके बाद से बंद से कहता है कि हमारे पास दबदबा है, दबदबा था, दबदबा माना रहेगा। तो ये आपकी और आपके कानून और न्यायपालिका पे उंगली उठाता है, क्योंकि आप लोगों को बचाते हैं। अगर मिस्र टेनी के किसानों की कितनी हत्या है निर्ममता से, आप लोगों ने उनके बेटे के खिलाफ अपने कितनी बयानबाजी किया, कितना आप लोगों ने बचाया है, आपको लोगों को बताना चाहिए। आपको आप हर मुद्दों पे विफल है, किसी मुद्दों पे आप सफल नहीं हो पाते हैं। किसी भी मुद्दों पे आप बताइए आपने क्या, आप लोगों ने 10 साल आपने बहुत सारा काम किया। मन से नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने इतना काम किया है कि सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, बादल देख करके हट जाते हैं सब। हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। अभी आप बनारस में देख रहे होंगे, बता रहे थे कि ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है राजीव जी जो है वो से खत्म हो जाती है। भाई ये करेगा इसमें पहले देश का पैसा खत्म करते हैं भाई, जब उनको पता है कि गाय के गोबर से खत्म हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या खत्म हो जाएगी, तो विदेश नहीं जाना चाहिए लोगों का। ठीक है ग्लोबल वार्मिंग आप कितनी सीरियस है आपको हमको आवश्यकता नहीं है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट आप लोगों क्या करोड़ों अरबों रुपए देश का खा करके चुना करके आपकी जो
जो आपके जो भ्रष्टाचारी मंत्री है सत्ता में नमामि गंगे को साफ तो नहीं कर पाए, देश का पैसा साफ कर गए। आज तक नीरव मोदी वापस नहीं गए, मेल चौक से वापस नहीं गए। राम मंदिर 500 साल पुराना मंदिर बोलते हैं, मोदी के भक्त बोलते हैं कि हम तो राम को लाए हैं, उनको लाएंगे। दशरथ जी को इनके पापा ले आए थे, और दशरथ जी के जो बेटा है इनको मोदी जी लेकर के आए। खाली नीरव और प्रज्ञा रवन्ना वापस नहीं आ पा रहा है। हमको आपसे बयान लेने का सकता नहीं। आप जैसे लोग स्वाति मालिक मुद्दे पर बात न करें, जो खुद आदिम के समिति से वीडियो स्कैंडल पकड़ाते हैं, 2 जगह महिला पकड़ा इसको हमको आपसे बयान और सीखने की आवश्यकता नहीं है। बताइए लोगों को आप कि आप लोगों ने कितना पद खत्म किया देश में। आप लोग यूपी आप लोगों ने पेपर लीक करवाया, आप ही का पदाधिकारी, आप ही का मंत्री, आप ही का विभाग के लोग जो है वो पेपर लीक कराते हैं, लेकिन आप लोग उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, बेगुनाहों पे कार्रवाई करते हैं। बताइए आप लोगों को। ठीक है देवेन जी, ठीक है, एक मिनट देवेन जी, राजीव जी मैम सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी देश की जो बेरोजगारी, महिला सशक्तिकरण, ऊपर से फिर धर्म, बहुत कुछ है जिन्होंने गिनवाया है अभी आपको। और यही बोला जाता है कि बार बार कि आप हमेशा धर्म के नाम पे राजनीति खुद करते हैं, आप इल्जाम विपक्ष पर लगाते हैं। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई, कोई काम होता नहीं है। रोजगार की बात आती तो आप कहते हैं कार्रवाई की जा रही है, पेपर लीक में पकड़े गए हैं आरोपियों को, लेकिन जब रोजगार की बात की जाती है और युवाओं के भविष्य की बात की जाती है तो उस पर आप कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। और इसी बीच अब जिस तरीके से अब एक आरोप भी लग रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको सरेआम जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है, जिसमें पीएमओ, बीजेपी और नरेंद्र मोदी के इशारे पर राजीव चौक, पटेल नगर मेट्रो स्टेशन पर धमकी लिखी गई है, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। और ये साफ-साफ राजीव जी, ये साफ-साफ कहा गया है कि अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ भी होता है तो इसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी और प्रधानमंत्री जिम्मेदार होंगे। ये बड़ा आरोप है राजीव जी। रत्ना जी अपना पक्ष रखिए। पहली चीज कोई भी पार्टी अपने बयान के लिए स्वतंत्र है, किसी भी पोस्टर चिपकाने के लिए स्वतंत्र है। जब उसकी जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी का ही कोई बड़ा गुंडा निकल के आ गया और उसने कर दिया। विकास के मुद्दे पे बात करना चाहूंगा, तथ्यों के साथ बात करना चाहूंगा, ठीक है। 2014 में भारत का जो विकास का दर होता है कभी भी विदेशी मुद्रा भंडार के हिसाब से होता है, शायद ये सबको पता है। देवेन जी एक मिनट, देवेन जी अभी उनको पक्ष रख लेने दीजिए अपना। एक मिनट 304.2 ये विदेशी मुद्रा भंडार था, ठीक। ये डॉलर की बात करते हैं। लेकिन आज कहाँ है? आज हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उसी विदेशी मुद्रा के हिसाब से बने हुए हैं, विदेशी मुद्रा भंडारण के हिसाब से बने हुए हैं। आपके सरकार की कौन ऐसी मजबूरी थी जो पेट्रोलियम पदार्थ जो थे उनकी बिक्री में इतनी धांधली की गई? बता पाएंगे? कौन ऐसी चीजें थी जो कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाले करने पे मजबूर की गई? अनाज घोटाले में क्या ऐसा किया गया? रक्षा उपकरण में ऐसा क्या किया गया जो आप देश को सशक्त नहीं बना सकते थे? आज रेल की आप बात करते हैं, भारतीय रेल आज आपके कश्मीर तक पहुंचने जा रही है। आपकी कौन ऐसी मजबूरी थी जो आप नहीं कर पा रहे थे? आज माल ढुलाई जो है वो विश्व में लगभग 1 नंबर पे होने जा रहा है भारत। आपकी कौन ऐसी मजबूरी थी जो आप ऐसा नहीं कर पा रहे थे कि देश के कोने कोने तक ये चीजें नहीं पहुंच पा रही थी? आखिर देश के जो रक्षा उपकरण थे कौन ऐसी मजबूरी में आप नहीं खरीद पा रहे थे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नई चीजें, नए रक्षा उपकरण, नए अनुसंधान दिए हैं। आखिर इसरो ने भी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लोहा क्यों माना? कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं कर पा रही थी? ठीक है राजीव जी। देवेन जी मैडम एक मिनट। अभी बोल रहे थे कि देश में हम लोग थर्ड इकोनॉमी हो गए, तो 80 करोड़ लोगों को ये फ्री का राशन क्यों बांट रहे हैं? थर्ड अर्थव्यवस्था हो गए हैं तो आपको राशन फ्री का नहीं बांटना चाहिए। पहली बात। आप बात करते हैं कि कश्मीर तक रेल चला गया है। अरे कश्मीर क्या विदेश तक रेल भेज दिया? हम तो ये पूछना चाहते हैं कि जो 2014 में बुलेट ट्रेन कब चलेगा? प्रवक्ता महोदय आपसे बीच में नहीं बोला हूँ, प्रवक्ता महोदय आपको बताऊं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। आपकी बारी का आप इंतजार करें। हमको बस ये पूछना है कि वो बुलेट ट्रेन मोदी जी कब बैठाएंगे, कब हम लोग बैठेंगे बुलेट ट्रेन में? हम तो बस ये जानना चाहते हैं। बोलने लगते हैं, अपनी बारी का इंतजार करिए, अपनी बारी में बोलिए, ठीक है जी मैडम। 80 करोड़ लोगों को ये फिर अनाज क्यों दे रहेगा?
व्यवस्था हो, तीसरी अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? अगर अमेरिका और इससे ऊपर, चाइना से ऊपर, भारत से ऊपर चाइना तो 80 करोड़ लोगों का अमेरिका वो राशन दे रहा है। वो ये बताइए, लोगों को राशन दे रहा है अमेरिका, और चाइना 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहा है। बात करते हैं कि कश्मीर तक चली गई। अरे कश्मीर तक क्या, आप विदेश में बनवाइए रेल, हमको से क्या करना है? रेल तो बनवाया हुआ नेहरू की सरकार का, कांग्रेस की सरकार का रेल बना हुआ है। आप ये कहिए कि आप कुछ नहीं बना पाए 10 साल में। 2014 में ही मोदी जी भक्तों को बैठा कर भेज दिए एक बार, तो वो बुलेट अब तक चल नहीं पाई है। थर्ड अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। आप जो है धर्म के बारे में राजनीति न करें, सिर्फ बताएं कि आप किस मुद्दों पे आपको जनता वोट करे। 10 साल में क्या आपने ऐसा काम किया है कि आपको लोग वोट करें, ये बताइए आप लोगों को, बस पूछिए आप। ठीक है देवेंद्र जी, मुद्दों के बारे में पूछा है देवेंद्र जी ने राजीव जी आपसे कि जनता आखिर वोट करे तो किस बेसिस पे आप लोगों को वोट करे, क्योंकि आप सिर्फ धर्म के नाम पर ही जनता को रुझाने में लगे हुए हैं और विकास के नाम पर आप सिर्फ किताबी भाषा बस बोल रहे हैं, तमाम योजनाएं गिनवा रहे हैं, लेकिन धरातल पर उन योजनाओं का कहीं दूर दूर से लेना देना नहीं है। राजीव मिश्रा। रत्ना जी पुनः मैं आऊंगा। बिल्कुल। शायद ये अगर आप पैनलिस्ट में बैठी हुई हैं, आपको भी पता होगा कि पिछले 3 साल में भारत इकलौता ऐसा देश है जिन्होंने पेट्रोलियम की दामों में कटौती की है। बढ़ना तो दूर है, और देश की कोई भी जो महंगाई होती है वो कहीं ना कहीं हद जो है वो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों से तय होती है। और ऐसे तो ये श्रीमान जी 1990 में 2 रुपए की पार्ले जी खरीदा करते थे, और आज ये भी 2 रुपए की पार्ले जी खरीदने पे तुले हैं। तो 2 रुपए की पार्ले जी आप ये तय करें कि आप पार्ले जी खाते हैं या नहीं। आप तो आजकल गुड्डे खाते हैं, आजकल आप तो गुड्डे खाते हैं, वहां आपको महंगाई नहीं दिखती। ठीक है मयंक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, काफी देर से बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। एक मिनट देवेंद्र जी, मयंक जी काफी देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं जी। दूसरी चीज, महंगाई राजू भाई को, राजू भाई थोड़ा सा मुद्दे पे आए हैं, जो देश का मुद्दा है उस पे आए हैं। और पार्ले जी के बारे में इनको बता दूं, राजू भाई 2 रुपए वाला पार्ले जी खरीदिएगा और 1 गिलास से पानी लीजिएगा, पानी में डुबा के खाइएगा, बड़ा मजा आएगा। अब गुड्डे कौन सा बिस्किट है इसके बारे में भी दुकान पे जाके जानकारी करते हैं। पार्ले जी बिस्किट देश का बच्चा जानता है। और खैर ये जो आप बैठे हुए हैं, अगली बार जो व्हाट्सएप पे आता है राजू भाई, उस मुद्दे को लेकर मत बैठिएगा। देवेंद्र भाई जैसे लोग अगर मिल गए आपको, देवेंद्र भाई जैसे लोग आपको लथाड़ देंगे मुद्दों के मामले में। हम तो कुछ लेके नहीं बैठे हैं, हम तो जो हमारी आंखों के सामने घट रहा है, घूमते रहते हैं, टीवी न्यूज चैनल देखते रहते हैं, वही हम यहाँ के कह देते हैं, वही सच है, वही सबूत है, सबूत के साथ बात करते हैं। और जो बात कर रहे थे रेल यहाँ चली गई, वहाँ चली गई, अब रेल की बात आपको बता देता हूँ, रेल की बात आपको बता देता हूँ। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, रेल मंत्रालय लगातार घाटे में है। और इससे पहले जब यूपीए सरकार थी तो पहले माननीय लालू जी रेल मंत्री हुआ करते थे। आप आंकड़े उठाकर देखिएगा, रेलवे आखिरी बार, और उसके बाद जब ममता दीदी थी तब रेलवे आखिरी बार फायदे में आई थी, बाकी अभी तक रेलवे घाटे में चल रहा है। आंकड़े उठा के देखना, ये आपके मोदी सरकार के आंकड़े हैं, ठीक है। व्हाट्सएप छोड़ के थोड़े दिन थोड़ा अच्छे आंकड़े पढ़ लीजिएगा। और बाकी आप जिन मुद्दों पर आप बात करना चाहे कर लीजिएगा हमसे या देवेंद्र भाई। और आप एक सम्मानित चैनल पर बैठे हैं, आंकड़े हैं, तो आप व्हाट्सएप करें, थोड़ा अच्छे डेटा लेकर आया करिए। हम तो कोई डेटा लेकर, हम तो पोलिंग पर है, और चल रहा है, हम तो बाहर बैठे हुए हैं, गाड़ी में आके बैठ गए, डिबेट में बैठ गए। हमारे पास जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल उनको रोकूंगा मैं राजू भाई। मयंक जी वो आपको रोककर आपके सवालों का जवाब देना चाह रहे हैं। मयंक जी, मयंक जी, श्रीमान जी, श्रीमान जी, एक मिनट। कोविड वैक्सीन के मुद्दे पर पोस्टर गाड़ा जाता है, तथ्य लेके आ रहे हैं, वहां पर नहीं होती है कि आपकी व्हाट्सएप फोटो गाड़ा जाता है कि एक मंत्री है, सिलेंडर मंत्री, 13 रुपए किलो चीनी दे रही थी आप बेटी में, मंत्री साहब गायब हो गई, वहां पर नहीं हो पाती है, पोस्टर से फोटो गाड़ा जाता है। और सुनिए राजीव जी से बात, एक मिनट आप
हमारे रेलवे नेता के ने राजकोषीय कहा था घाटे बहुत का बात हुई आपने कि चर्चा किया हमको इस था। भारतीय जनता शायद पार्टी आपके का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आया हुआ ये खबर था जो आप पढ़ के और आगे पता ना सिर्फ जो आप पढ़ के तमाम आगे लोग मरते गए हार्ट अटैक से मुद्दे पर मोदी को आज मैं नैतिकता का बता दूं, आधार नहीं आज मैं इस्तीफा बता दे दूं, देना चाहिए। जो अखिलेश यादव जी ने बहुत पहले ही कहा था 2023-24 कि का हमको इन रेलवे का झूठों है। से जो देश के रेलवे मुद्दे पर में जो इतिहास का अब देश तक का निकाला कर दिया सबसे गया, बड़ा आय है। शायद जिस आप भूल पार्टी गए का हैं, न संविधान बनाने में शायद आप योगदान भूल गए है, हैं, जिस पार्टी का न देश के बलिदान शायद में आप भूल योगदान गए है, हैं। वो चला है वैक्सीन बनाने के लिए। 17,000 वैक्सीन भी करोड़ फर्जी रुपए निकल जाके गया, आए हैं। फ्रॉड निकल गया। 17,000 करोड़ वैक्सीन श्रीमान भी जी, सही नहीं शायद बना आपके पाए आंकड़े तुम सही नहीं है। न देश के आपने लोगों व्हाट्सएप को, तुम यूनिवर्सिटी से लोगों पढ़ ने के ये सिर्फ बयान दे भारतीय दिया जनता पार्टी और लोगों ने ऐसे जो सिर्फ आप गुमराह कहते हैं किया कि है। धो दिया, और नरेंद्र मुंह मोदी से जो है तो कि कुछ भी बोलना आसान है, मैं भी बैठ के आपको दे दूंगा, लेकिन तथ्यों के हिसाब से बात जनता किया को करिए। अच्छे से जवाब देने ऐसे वाली है, लेके बताना रूल चाहिए रूल आपको लोगों हरकत को। आप आएंगे तो आप ही बोलेंगे और 13 आप ही रुपए किलो सुनेंगे चीनी श्रीमान देंगे, जी। 13 रेलवे रुपए का किलो चीनी 17,000 देंगे। करोड़ स्कूल रुपए वो जो सिलेंडर आए मंत्री वो कहाँ है चिपकाया आपकी? हुआ है। सिलेंडर मंत्री कहाँ है? मोटी हो गई है पिछले सिलेंडर मंत्री, नहीं उठा पा रही है वो। पिछले चीनी का श्रीमान बोरा जी, मोटा हो गया है। पिछले साल के मुकाबले 17,000 करोड़ रुपए 13 ज्यादा रुपए आए किलो हैं। देगी आप चीनी, अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी 13 है, रुपए किलो जरा चीनी उसको दुरुस्त कर देगी। लीजिए, वरना ऐसे सम्मानित चैनल पे आपकी बड़ी बेभरमी हो जाएगी भाई। सम्मानित की बात तो आप बिल्कुल ना करें, आपके मुंह से अच्छा लगता है। प्रज्ञा रेवन्ना के लोग को आप 2000 बलात्कारी का मोदी के चलते मन से बसार करने के तब शर्म नहीं आती है? बात करोगे अरे अभी श्रीमान जी, आपका उपेंद्र राज अखिलेश से माफी नहीं यादव ने मांगते? विभूषण शरण राजीव सिंह जी से के लिए अभी क्या बयान दिया था, आपको शर्म नहीं महिला आती है? के साथ माफी नहीं मांगोगे? अखिलेश यादव ने भारतीय राजीव जी, जनता पार्टी का देवेंद्र क्या बारह जी, साल बयान का दिया आपको युवा पता है? नेता का बेटा चलता है, राजीव जी, ईवीएम वोट देने के लिए वहां माफी नहीं मांगोगे। राजीव बात करते और सम्मान की, देवेंद्र जी, सम्मान एक की तुम्हारे मुंह से आपके निकल- नीच और घटिया एक साध्वी के लिए नहीं बयान चाहिए दिए। हमको। देवेंद्र जी, 13 रुपए किलो, देवेंद्र जी, 13 नहीं रुपया आती है, किलो ऐसे चीनी कुछ भी कब आपको दोगे? बयान देते हैं सिलेंडर देवेंद्र और मंत्री देश कब को देगी गुमराह चीनी? करते हैं। 10 साल हो गए और राजीव और प्रदेश में देवेंद्र भी जी, 10 एक साल हो मिनट, जाएंगे। आप दोनों से और मेरा आप एक इस बार सवाल। के बाद राजीव और देवेंद्र जी, शायद आप जनता से मुंह भी नहीं राजीव दिखा और देवेंद्र पाओगे, जी, एक न वोट मिनट, मांगने लायक रह जाओगे, एक क्योंकि मिनट, आपका एक हिसाब मिनट, जनता ही कर एक रही है। मिनट, एक मिनट। आप दोनों ने एक दूसरे से क्या सवाल जवाब किया, जरा बताइएगा आप लोग। सीधे नरेंद्र मोदी जी को लाया जाए, मयंक वो जी, एक मिनट, सवाल का मयंक जवाब जी, दें, क्योंकि एक इनके मिनट, पास एक कोई मिनट, जवाब एक नहीं है। मिनट, मयंक जी, एक मिनट, पैनलिस्ट आप है, आप हमारे खास गेस्ट हैं, ठीक है? आप दोनों ने, देवेंद्र जी और राजीव जी, आप दोनों अभी बहसबाजी कर रहे थे, लेकिन किसने क्या सवाल किया, क्या जवाब मिला, जरा आप बताइए, फिर उस मुद्दे को लेकर के हम आगे डिस्कशन करते हैं। जी, इन्होंने बात किया था कि रेलवे के राजकोषीय घाटे के बारे मैडम, में। मैं ये मैं बस उसका पूछ रहा जवाब हूँ। दे फिर रहा आप हूँ। लोग एक साथ पीछे- शुरू हो जाते हैं, फिर एक साथ। मैं क्या बोलना मैडम, चाह रही आप हूँ, बताएं मैं यही पहले बोलना कौन चाह रही हूँ कि बोलेगा? आप लोग को खुद नहीं पता आप है बताएं पहले और कौन फिर बोलेगा? आप दूसरे मुद्दे उठा करके सवाल जवाब कर रहे हैं। क्लैरिटी रखनी है तो एक एक मैडम करके पहले अपनी बोले बातें कौन? रखिए। हम या राजीव जी, ये बताएं आप। एक मिनट, राजीव भाई आप हमारे भाई हैं, थोड़ा सा भटके हुए हैं, बस कोई दुश्मनी नहीं, आप हमारे प्रिय भाई हैं। ठीक बस है। मुद्दों को लेकर हमारी आपकी चर्चा चल रही है, कोई दुश्मनी का मामला नहीं है भाई। आप अच्छे व्यक्ति हैं और आप अच्छा बोलते हैं, बस थोड़ा सा व्हाट्सएप का ज्ञान है तो उसमें आप फंस जाते हैं। बाकी आप अच्छे मुद्दों पर बात करिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चर्चा ठीक है, होना ठीक बहुत है, ठीक आवश्यक है, है। मयंक जी, ठीक है, ठीक है, मयंक जी, ठीक है, ठीक है। आप राजीव जी, मयंक जी और देवेंद्र जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह एक तरफ लोकसभा के चुनाव जारी हैं और आज 5वें चरण का ये चुनाव हो रहा है और ऐसे में लगातार पक्ष विपक्ष में ये जो बयानबाजी की लड़ाई है वो देखने को मिल रही है। ये तक कह दिया गया कि अरविंद केजरीवाल के जान को अगर कुछ होता है तो उसके सीधे जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार ही होगी। अब इस पर जांच जारी है, क्या सच है क्या झूठ है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जांच जारी है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये कहकर कि भाजपा अब इतनी बड़ी हो गई है कि उसे संघ पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रह गई है। संघ भाजपा के रिश्तों को एक नया मोड़ दे दिया गया है। वहीं भाजपा अध्यक्ष के इस कथन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति होगी ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि नड्डा जिस तरह से मोदी के प्रति वफादार है उससे जाहिर है कि इतना अहम बयान उन्होंने 2 मायने को लेकर के दिया है। पहला ये कि नड्डा ने संघ को यह संदेश दे दिया है कि भाजपा अब अपने फैसले लेने और अपनी लड़ाई लड़ने में खुद सक्षम है, और दूसरा ये कि चुनाव के बाद अगर अपेक्षित नतीजे नहीं आते हैं और भाजपा को सरकार बनाने के लिए किसी जोड़ तोड़ की जरूरत पड़ती है तो संघ भाजपा पर किसी तरह का वैचारिक और नैतिक दबाव नहीं डालेगा, क्योंकि एक आम चर्चा है कि अगर भाजपा बहुमत से कुछ कम रह गई तो संघ प्रधानमंत्री पद के लिए कोई और नाम आगे कर सकता है। नड्डा का बयान संघ के किसी भी ऐसे संभावित कदम को रोकने की एक रणनीति के तहत दिया माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वाम मोर्चे के खिलाफ चुनाव लड़ रही ममता बनर्जी ने पहले इंडिया गठबंधन
गठबंधन की सरकार को बाहर से समर्थन देने की बात कही, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने अपना बयान बदलते हुए कहा कि उनकी लड़ाई बंगाल के कांग्रेस और माकपा नेताओं से है, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और उन्होंने इसके गठन में अहम भूमिका निभाई है, इसीलिए सरकार बनने पर वो उसमें पूरा साथ देंगी। ममता का ये रुख भी विपक्षी गठबंधन में चुनाव के बाद बनने वाले संभावित समीकरणों को लेकर तैयारी की संकेत है। बाजी किसके हाथ लगेगी इसका पता 4 जून को नतीजे आने पर ही लगेगा। फिलहाल हम अब आपको बता दें कि तमाम चुनावी मुद्दों पर हमारी नजर है और तमाम मुद्दों से जुड़ी अपडेट के लिए बने रहिए केकेडी न्यूज के साथ।